Hey everyone, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू द शॉर्ट वीडियो सेक्शन। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक है जो हमारा वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आज जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। गोवा असेंबली में रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? प्रीलिम्स हमारा नज़दीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पॉलिटी सेक्शन में आप अभी देख सकते हैं, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में 18 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी सेक्शंस आते ही आते हैं। हमेशा लक्ष्मीकांत पढ़ के आप उस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो नहीं हो पाएगा, और उसकी बारीकियां जो लक्ष्मीकांत में नहीं दी गई हैं वो आपको कवर नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो क्या होता है मर्जर और स्प्लिट में डिफरेंस, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको क्या है पूरे तरीके से समझना होगा। और मैं आपके लिए हमेशा ये शॉर्ट वीडियो जो सीरीज़ है उस पर 20 मिनट्स में पूरा एक टॉपिक कवर करता हूँ। उसमें आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन रहती है। सो वी विल बिगिन दिस, एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। 100+ टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। PSIR के मैंने आपके लिए अभी नया इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेटो एंड अरिस्टोटल के टॉपिक को कवर किया है। प्लीज़ आप उसमें मेरे लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो टॉपिक कैसे लगे। करंट अफेयर के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो सीरीज़ भी चलाई जाती है। ऑलरेडी मैंने साइंस एंड टेक, IR, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे करंट अफेयर कवर किए हुए हैं। अनअकैडमी में आपके लिए जो स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर मैं आपकी एथिक्स की क्लासेस लेता हूँ, और MCQ की सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ। और MCQs की सीरीज़ में आपकी जो आज की क्लास रहेगी वो हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी की वहाँ पर बात करेंगे। दिस इज़ माई अचीवमेंट, दिस माई क्वालिफिकेशंस, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी में एक किताब सीरीज चलाई जा रही है जो शुरू होगा 17 जुलाई से। इसमें आपके लिए वैल्यू एडिशन कोर्सेज मिलेंगे पर वीक। हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। UPSC का सिलेबस जो है उसमें आपके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किताबें हेल्प करेंगी। ये कोर्स है वो लर्नर को बेनिफिट करेगा एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन में, चाहे वो एथिक्स की प्रिपरेशन करे, ऐसे पेपर की प्रिपरेशन करे, सोसाइटी, IR। तो एक तरीके का ये आपके लिए न्यूज़पेपर शुरू हो रहा है। अनअकैडमी में आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑफर लेकर आया है अनअकैडमी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी देता है कि आपका जो ऑप्शनल है वो ऑप्शन का आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड 25% यहाँ पर एक आपको पूरा एक ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको अभी जो कोर्स है वो आपको 57,000 रुपीज़ में कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स में फ्री टेस्ट सीरीज ऑप्शनल की भी मिल जाती है। अनअकैडमी में ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको 21 टेस्ट होंगे आपके ऑप्शनल के, और आपके 80 टेस्ट होंगे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के। तो आपका पूरा अनअकैडमी तैयारी करवा रहा है, चाहे आपके ऑप्शनल की तैयारी हो, क्योंकि ऑप्शनल में आप जब तक अपने आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं होती है। ये तरीका ये साल बहुत बढ़िया है आपके लिए तैयारी शुरू करने का, ये महीना, क्योंकि आपके लिए एक साल पूरा बचा हुआ है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रॉमिस भी है, महा सब्सक्रिप्शन प्लान है, और आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है जिसमें लोन की फैसिलिटीज़ 20+ बुक्स अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। लाइव टेस्ट एंड वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो आपके लिए प्लस प्लान में मिलते हैं। इन द सेम वे आइकॉनिक में गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर यहाँ पर आपको मिलता है। प्लस एंड आइकॉनिक दो प्लान होते हैं। TJLIB कोड अप्लाई करना होगा, और 64,000 रुपीज़ में आपको 2 साल का ये प्लस प्लान पड़ता है। अगर आप अलग से ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 24,750 रुपये में आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। कॉम्बेट चल रहा है जिसमें आपको हर संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बेट होता है। हिंदी एंड इंग्लिश में ये कॉम्बेट होगा। यहाँ पर आपके लिए कोड अप्लाई करना है एंड द कोड इज़ TJLIB। एंड अनअकैडमी में हर हफ्ते नए बैचेस शुरू होते हैं। तो 21 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। फिनिक्स बैच, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैचेस, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बेसिस पे। फ्री टेस्ट सीरीज भी है अनअकैडमी में जिसमें आप TJLIB कोड अप्लाई करेंगे एंड यू कैन एक्सेस द टेस्ट सीरीज। नाउ अब अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे तो उसमें ज़रूरत क्यों है चेंजेस लाने की, तो ये क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर एक आपका क्वेश्चन है। रिसेंटली गोवा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अभी आप सभी को पता होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा जब भी कोई बिल को पेश करेंगे वो बिल क्या कहलाएगा, वो बिल कहलाता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो बिल किसी भी अदर देन द मिनिस्टर के हिसाब से बिल को पास किया गया है। अगर वो मिनिस्टर बिल पास करता है तो वो कहते हैं हम पब्लिक मेंबर बिल, मगर ये लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर अदर देन ए मिनिस्टर ने बिल पास किया है तो ये हो गया हमारा प्राइवेट मेंबर बिल। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। तो ये वर्ड्स को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ में अपग्रेड कीजिए और उसमें जो भी खामियां हैं उसको दूर करिए। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है, वो है फेडरल स्ट्रक्चर। सेंटर स्टेट का एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, मगर सेंटर के पास जहाँ पर ज़्यादा पावर है।
अब जब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टेट ने क्या किया, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि सरकार ने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको गुहार लगाया चेंजेस करने के लिए। मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल कर आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कौन कर पाएगा, तो उसको केवल पार्लियामेंट ही छेड़छाड़ कर सकती है और उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसलिए यहाँ पर क्या है, रिकमेंड किया गया है। अब अगर हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था। अब इसमें क्या किया गया, तो इसमें हमने प्रोविजंस लेकर आए थे कि डिस्क्वालीफाई जो भी होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू द अनदर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि अगर कोई भी इंसान उस पॉलिटिकल पार्टी, लेट से अगर वो कांग्रेस का एमपी है और या फिर कांग्रेस का एमएलए है, अगर वो बनता है और वो बाद में जाके पार्टी को ज्वाइन कर लेता है या फिर वो नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर रहता है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब यहीं पर एक बात जान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ को समझाने के लिए कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ है किसी पर्सन पे या नहीं, तो ये किसके पास अनुमति है, तो वो है हमारे स्पीकर के पास। मतलब स्पीकर विल हैव द फाइनल अथॉरिटी टू से कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ किसी के ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अब ये जो स्पीकर है ये होता है फाइनल अथॉरिटी, मगर स्पीकर का ये जो पावर है वो आता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है। अब इसी में क्या हुआ, इसी में आपको पहले ये समझना होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या है। तो मेजरली इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं डिस्क्वालीफाई करने के। पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी एक इलेक्टेड मेंबर होगा, लेट से अगर कोई बीजेपी का इलेक्टेड मेंबर है, उसने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दिया ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लग जाएगा, मतलब उसको निकाल देगी पार्टी। दूसरा होगा कि अगर कोई इंसान है उसने वोटिंग में साथ नहीं दिया अपनी पार्टी का और उसने दूसरी पार्टी के फेवर में वोट कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। अब इसमें एक बात याद रखने वाली क्या है कि 15 दिन के अंदर ऐसा इंसिडेंट होगा तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। मतलब एज ए प्री कंडीशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एब्सटेंशन, मतलब कि अगेंस्ट द पार्टी विल जाकर अगर कोई वोटिंग करेगा तो उसको कंडोन नहीं किया जाएगा पार्टी के हिसाब से और ऑथराइज पर्सन के हिसाब से 15 दिन ऑफ सच इंसिडेंट्स। फिर आता है कि अगर कोई पार्टी में जो है ज्वाइन करेगा कोई और दूसरी पार्टी, इन दैट केस ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। एंड कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देखिए एक है ये इंडिपेंडेंट मेंबर, कोई ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो इन दैट केस एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लगेगा। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के एक्सपीरेशन के बाद, मतलब उसका 6 महीना हो चुका है नॉमिनेटेड मेंबर बने हुए, अब अगर उसके बाद वो ज्वाइन करेगा पार्टी को तो क्या कहलाएगा, वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लागू होगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये 4 मेजर क्राइटेरिया हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसी में क्या हुआ कि 1985 का जो एक्ट है उसने डिफेक्शन को यहाँ पर क्या किया है, डिफाइन किया है। और डिफेक्शन के डेफिनेशन में वहाँ पर लिखा था कि अगर 99 मेंबर हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें से 1/3 मेंबर मतलब हो गया यहाँ पर 66 मेंबर्स यहाँ पर क्या करते हैं, या फिर 33 यहाँ पर हो गया, तो 33 मेंबर्स अगर ज्वाइन करते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, इन दैट केस वो मर्जर माना जाएगा। मर्जर मतलब कि 2 पार्टियों को जुड़ जाना। तो 33 मेंबर्स अगर यहाँ पर लेट से कांग्रेस के हों और वो बीजेपी में चले गए तो वो होगा मर्जर, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिवली गए हैं। इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या किया, चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या बोला कि यहाँ पर 2/3 होगा, यहाँ पर 1/3 नहीं होगा। मतलब कि रेदर देन 33 मेंबर्स गोइंग टू द अनदर पार्टी एंड गेट मर्जर, अब वहाँ पर होगा 66 मेंबर्स, मतलब 2/3 मेंबर अगर जाएंगे तो वो मर्जर कहलाएगा, अदरवाइज मर्जर नहीं होगा। तो यहाँ पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आपसे पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। अब ये जो मेंबर्स हैं जो डिस्क्वालीफाई होंगे वो इलेक्शन कर सकते हैं दोबारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसी हाउस में। एंड जो डिसीजन होता है उसमें स्पीकर जो होता है उसका डिसीजन फायर होता है, या फिर चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा विच इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है। अब व्हाट आर द इश्यूज हियर, क्यों गोवा के असेंबली में प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन पास हुआ, तो इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने होंगे। पहला इशू आता है कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन को अंडरमाइन कर रहा है। मतलब हमारे डेमोक्रेसी में हम मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं पर्टिकुलरली, हम पार्टी वोट तो करते नहीं हैं, हम पर्टिकुलर मेंबर को वोट करते हैं उस पार्टी के, है ना। बट हो क्या रहा है यहाँ पर कि
कि वो पार्टी का मेंबर बन जाता है और पार्टी के यहाँ पर क्या है, एक तरीके से उसको गुलामी करनी पड़ती है और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो खत्म हो जाता है। सो दिस लीव्स देम नो फ्रीडम टू वोट देयर जजमेंट टू एनी इश्यूज एंड अंडरमाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एमपीज एंड एमएलए इनको पार्टी को फॉलो करना पड़ता है ब्लाइंडली। फिर आता है अंडरमाइन होना लेजिस्लेचर का। कैसे अंडरमाइन हो रहा है कि जो कोर रोल है हमारे इलेक्टेड एमएलए और एमपी का वो है एग्जामाइन करना और डिसाइड करना पॉलिसी बिल्स एंड बजट के लिए, मगर यहाँ पर एमपी बन जाते हैं पपेट ऑफ पार्टीज। अंडरमाइन कर रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो ब्रोकन हो रही है और वो ब्रोकन होकर लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मतलब रेदर देन दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, दे आर नाउ अकाउंटेबल टू द पार्टी। तो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, पार्टी के लिए नहीं, मगर हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए क्या किया, हमने यहाँ पर उनके लिए अकाउंटेबल बना दिया पार्टी के लिए। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इज एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हियर। फिर हम अगर बात करेंगे कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ स्पीकर, तो वो क्या है कि स्पीकर के पास यहाँ पर कोई टाइम लिमिटेशन पहले नहीं बांधी गई थी कि कितने दिन में उसको फैसला सुनाना होगा, क्योंकि हमारा जो स्पीकर होता है उसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि स्पीकर एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अपनी सीट को छोड़ सकता है। उसके केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ये आपको पता होगा, है ना। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, एक्सेप्शन है, मगर उसको कितने दिन में ये रूलिंग देनी होगी वो कहीं लिमिटेशन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर आपके लिए मतलब स्पीकर जो है उसको 3 महीने के अंदर अंदर बताना ही पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। बट प्रॉब्लम इसमें भी एक और निकल कर आती है कि इट इज़ नॉट क्लियर कि अगर उसने नहीं दिया 3 महीने में तो क्या होगा। मतलब अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कोई रूलिंग नहीं दी तो व्हाट विल हैपन, ये नहीं बताया। फिर आता है एक और इशू, वो है कि इन केस ऑफ स्प्लिट, अभी हमने क्या किया कि मर्जर तो कर दिया कि 2/3 मेंबर आउट ऑफ लेट्स से 99 एमपीज हैं, उसमें से 66 एमपीज जो हैं वो यहाँ पर मर्जर करेंगे तो वो एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि टोटली अगर नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, ये हमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। मर्जर कर सकते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्जर जरूर कर सकती है। व्हाट आर द प्रपोज्ड चेंजेस हियर, तो पहला ऑप्शन इसमें ये आता है, मतलब क्या हमें करना चाहिए स्टेट्स, तो ये इसमें पहला ऑप्शन है कि ये जो मैटर्स है वो डायरेक्टली होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फॉर एयर एक्सप्रेस जजमेंट्स, एंड उनके लिए 60 दिन का टाइम देना, मतलब 2 महीने का टाइम दो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऐसे मैटर्स को क्या है सुलझाने दो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है, या फिर एक और तरीका जिसको हम बोल सकते हैं कि समबडी हैज़ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद रेस्पेक्ट टू द पार्टी और पार्टी लीडरशिप, देन उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो रिजाइन कर सकते हैं और फ्रेश मैंडेट के साथ अपने जनता के पास वापस आ सकते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन निकल कर आता है दैट द नीड ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू बी अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल, पार्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, पार्टी के लिए नहीं, पीपल के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड में स्ट्रेंथन करना है हमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी मतलब कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है इशू के हिसाब से ड्यू टू पीपल डिफेक्टिंग फ्रॉम देयर पार्टी, आंसर टू दैट पार्टी टू स्ट्रेंथन देयर इंटरनल पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी। देन रेगुलेट करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ये भी एक इशू है कि आर्डेंट नीड क्या है लेजिस्लेशन के लिए कि जो गवर्न कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसीज के अंदर स्ट्रेंथन करना जरूरी है। देन आता है चेयरमैन स्पीकर को उनका जो पावर है उसको सही तरीके से वो इस्तेमाल करें, इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि स्पीकर के पास पावर नहीं होना चाहिए, हायर अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को पावर दे दो या फिर जुडिशरी को पावर दे दो, जिससे कि वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर पाएँ। रेस्ट्रिक्ट करना है हमारे लिए एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, वो पार्टी लेड डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है और किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। तो एक पूरा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर एक टॉपिक तैयार होता है। मेरा एक कोड है वो है TJLIV कोड, आप इसको अप्लाई करिए, आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी में 57,000 रुपीज़ में आपके लिए GS प्लस ऑप्शन के 1 ईयर का एक प्लान मिलता है, जिसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए 21 टेस्ट ऑप्शन के मिलते हैं, जिसमें 16 टेस्ट होते हैं आपके सेक्शनल वाइज टेस्ट, और आपके रिमेनिंग जो टेस्ट रहते हैं वो टेस्ट जो है आपके लिए मिलते हैं वो है आपके फुल लेंथ टेस्ट। ये ऑप्शन का काम। ऑप्शन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन नहीं पढ़ोगे आप, अगर नहीं अप्लाई करोगे तो आपका UPSC का पढ़ाई बिल्कुल बेकार जाती है। इसी के साथ 80 टेस्ट आपके लिए मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, तो उस 80 टेस्ट को आप यहाँ पर करिए। 50 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, 30 आपके लिए यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं अदर देन द सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। तो ये एक अनअकैडमी का बहुत अच्छा एक प्लान है। बाकी आप लोग यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो सेक्शंस देखते हैं, आपकी तैयारी होती है, आपको पता है कि कितने क्वालिटी टीचर्स आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा, और वो अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना चाहते हैं इन एवरी सेक्स।
तो लेट्स प्रमोट दिस, लेट्स हैव दिस, और आप लोग ये कोर्स को परचेज करें। आपके 57,000 रुपीज़ डेफिनेटली ये वर्थ ऑफ मनी रहता है अगर आप सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो के लिए नहीं बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच।